हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाज़िर खिदमत हूं जेटेड के एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 26 और जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस आपने देखे हैं उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। किस मायने में डिफरेंट है ये भी समझ लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले तो आपको उर्दू जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेगा। उर्दू पेडागोजी जो है उसके क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। उर्दू अदब उसके क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे और फिर इक़्तिबास उनके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मोट जो है एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हम लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट पर बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। जिस क्वेश्चन से जो पॉइंट बन रहे हैं उसको जो है समझने और समझाने की बात होती है और उस पर गौर व फिक्र की बात होती है। तो पॉइंट टू पॉइंट इस सेट में भी हम लोग काम करेंगे। और साथ ही ये बात तो आप को पता ही है कि प्रैक्टिस सेट्स जो हमारे होते हैं वो 1 to 5, लेवल 1 और लेवल 2 6 to 8 दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और अगर आप जेटेड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस है, अदरवाइज आप नहीं भी देख सकते हैं। तो ये आप ही के लिए प्रैक्टिस सेट है अगर जेटेड के स्टूडेंट हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने पहले बताया कि पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखने पड़ेंगे पूरा समझने के लिए, जानने के लिए। तो एक एक क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और उससे जो पॉइंट्स आउट होंगे, जो पॉइंट्स बनेंगे वो भी समझना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी ताखिर के हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट पर, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह अल्फाज जो सूती एतबार से यकसा हो और रदीफ से पहले बार बार आते हों और शेर में तरन्नुम व नगमगी पैदा करते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि सूती एतबार मतलब रैमिंग वर्ड, यकसा हो, सूती एतबार से यकसा हो मतलब रैमिंग वर्ड हो। और रदीफ से, रदीफ कहाँ आता है? अगर गज़ल के मतला की बात करें या गज़ल के शेर की बात करें तो रदीफ कहाँ आता है? सबसे लास्ट में आता है। तो रदीफ से पहले बार बार, रदीफ से पहले क्या आता है ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, रदीफ क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड होता है, सेम टू सेम अल्फाज होता है, लेकिन इससे जो पहले वर्ड आता है वो सेम टू सेम नहीं होता है बल्कि सिर्फ राइमिंग होता है। सूती एतबार से मतलब सुनने में जो है यकसा मालूम होता है। तो आपके लिए जो ऑप्शन है हरूफ तरन्नुम, काफिया, रदीफ और हरूफ नगमगी। तो सबसे पहले हरूफ तरन्नुम तो इसको नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। हरूफ नगमगी नहीं होता है। तो ये दोनों तो अपने आप जो है आपका अलग हो गया। और रदीफ की बात है तो रदीफ से पहले बार बार आता है, तो रदीफ तो दे ही दिया गया क्वेश्चन में। तो बचा क्या आपके पास? ये काफिया। अब समझ लीजिए कि किस तरह से ये काफिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, गालिब साहब की गज़ल से हमने इसको लिया है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यहाँ देखिए रदीफ कौन है? नहीं आती, नहीं आती। रदीफ कौन है? नहीं आती, और नहीं आती क्या है? रदीफ है। अब है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, देखिए बर और नज़र, ये हुआ सूती एतबार से यकसा अल्फाज। सूती एतबार से यकसा अल्फाज अगर इस शेर के दोनों मिसरे में हम लोग देखते हैं तो बर और नज़र है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो बर और नज़र जो है ये क्या हो गया? ये आपका काफिया हो गया। क्या हो गया? काफिया। और नहीं आती, नहीं आती क्या हो गया? रदीफ। तो ये मतला का शेर है गालिब साहब के गज़ल का। और अगर इसके नीचे आप जाएंगे इसमें देखेंगे कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये जो है पहला शेर जो मतला का शेर है, यहाँ से नहीं आती, नहीं आती ये रदीफ हो गया। और काफिया के लिए यहाँ पर बर था, नज़र और फिर भर, ये क्या हो गया? काफिया हो गया। तो इसको फ्रेंड्स आपने अच्छी तरह से समझ लिया। तो गज़ल का मतला जो होता है उसमें दोनों मिसरे में काफिया और रदीफ होता है, काफिया और रदीफ होता है। बाकी के जो अशार होते हैं गज़ल के उसमें दूसरे मिसरे में काफिया और रदीफ होता है। फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, अच्छा उसी का शेर भी आ गया है। नींद क्यों रात भर नहीं आती। इस शेर में सनत है, कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? मरातुन नज़ीर, हुस्न तालुल, तजाहिल आरफाना, तलमी। अब देखिए तजाहिल आरफाना क्या होता है? जानबूझकर अनजान बनना।
तो मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद जो है क्यों रात भर नहीं आती, शायर को पता है, लेकिन फिर भी जो है वो जानबूझकर अनजान है। तो तजाइले आरफाना ये सनत इसमें इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन तेरे होना के क्या मानी है? तीन तेरे होना के क्या मानी है? 3 और 10 होना, तेरे हो जाता है 3 और 10। 16 की गिनती, मुंतशिर होना या बिखेर देना। तो 3 तेरे होना के जो मानी है वो क्या है? मुंतशिर हो जाना। मुंतशिर होना मतलब बिखर जाना, इधर उधर चले जाना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर, इल्म सिखाने वाले के लिए कौन सा जामे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? इल्म, जो इल्म सिखाता है उसके लिए कौन सा जामे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? मुदर्रिस या मुअल्लिम या उस्ताद या उस्तानी। देखिए इल्म, इल्म में क्या है यहाँ पर? इल्म, तो मुअल्लिम हो गया। क्या हो गया? मुअल्लिम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबका और लाहिका में कौन सी हा आती है? साबका और लाहिका में कौन सी हा आती है? हाय खफी, हाय खती, हाय मलफूजी, हाय मखलूत। तो साबका और लाहिका में याद रखेंगे। ये देखिए साबका, साबका इसमें जो हा है, और लाहिका इसमें जो है इसमें हाय खफी है, हाय खफी है। ज़मीर तनकीर वह है जो किसी, ज़मीर तनकीर क्या है इसका डिफिनेशन आपको बताना है, किसको कहते हैं। तो ज़मीर तनकीर वह है, ऑप्शंस देखें आप, गैर यकीनी शख्स के लिए आए, यकीनी शख्स के लिए आए, जो सवाल पूछने के लिए आए, या इशारा करने के लिए आए। तो ज़मीर तनकीर कहता है कि वह है जो गैर यकीनी शख्स के लिए आए। कहा नहीं जा सकता कि वो शख्स कोई आया होगा, कोई आया होगा। अब कोई तो ज़मीर है, किसी शख्स के लिए कोई का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कौन आया होगा ये पता नहीं है। तो गैर यकीनी शख्स के लिए अगर आए तो उसको क्या कहते हैं? ज़मीर तनकीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी नसरी इबारत में शेर लिखना हो तो कौन सी इलामत लगेगी? नसरी इबारत में अगर शेर लिखना हो तो कौन सी इलामत लगेगी? शेर, बैत, या फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस ये भी दिए गए हैं। तो नसरी इबारत, जब हम लोग कहते हैं कि गालिब की गज़ल का ये शेर पेश है, तो वहाँ पर जब शेर लिखना होता है तो जैसे यहाँ पर ये शेर लिखना हुआ, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं शेर को। तो ये इस तरह का हम लोग सिंबल देते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी, मतलब नसरी इबारत। जैसे आप एक नोट्स बना रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप एक नोट्स बना रहे हैं और उसमें फिर कहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आप जो है गालिब साहब की ये गज़ल देखिए, गज़ल का ये शेर देखिए, तो वहाँ पर शेर का लिखना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर उस नसरी इबारत में शेर को लिखने से पहले आप ये सिंबल देते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, अगर वही शेर लिखना हो तो इस तरह से लिखने के बाद लिखते हैं, ठीक है, इस सिंबल के बाद लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अमल में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है? कोशिश और गलती से सीखना। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि सीखने के अमल में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है। तो कोशिश वार गलती से सीखना, और गलती से सीखना तो कोशिश भी होती है, गलती भी होती है, बार बार कोशिश किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो मतलब सीखने के अमल में ये शामिल है। इंकशाफ के ज़रिया सीखना, ये भी सही है। और दुश्वारियों के हल के ज़रिया समझना, कोई दुश्वारी है उसके हल करते हैं, उसके बाद सीखते हैं, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है कि ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना, तो ये बिल्कुल आप लोग आसानी से इस चीज़ को यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है आपका क्या है? ऑप्शन ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना, ये सीखने के अमल का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ज़बान के सीखने में कवायद का क्या रोल है? कवायद का क्या रोल है ज़बान के सीखने में? ये बच्चों को बोलना सिखाती है, या फिर इसके ज़रिए ज़बान की सेहत व अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है, या बच्चों के अंदाज़े बयां से तनफिर का जज्बा पैदा होता है, या इससे इंशाइया में मदद मिलती है। ज़बान के सीखने में कवायद का क्या रोल है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर जो हमको लग रहा है, इसके ज़रिए ज़बान के सेहत व अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बानी इर्तका में कौन सा तरीका मुआविन नहीं है? ज़बानी इर्तका
में कौन सा तरीका मुआविन नहीं है? बच्चों को अपनी ज़बान में इज़हार ख्याल से मना करना, ज़बान के इस्तेमाल के मौके दस्तयाब करना, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर ज़बानी इर्तिका, ज़बान का डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट अगर बच्चे में करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़बान के इस्तेमाल के मौका दस्तयाब किया जाए। जैसे उनको कहा जाए कि भाई आप जो है किसी एक टॉपिक पर, मतलब जैसे क्लासरूम के बारे में आप 5 सेंटेंस बोलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़बान के इस्तेमाल का मौका दस्तयाब हो रहा है बच्चे को। इसके इजहार के हौसला अफजाई करना, अब जो उन्होंने, हो सकता बच्चा है थोड़ा बहुत गलत भी किया, गलत भी बताया, लेकिन फिर भी उसका क्या करना, हौसला अफजाई करना, उसकी गलतियों को जो है बताते हुए, इशारा उसको बताते हुए कि ताकि उसमें जो है सुधार भी हो जाए और फिर हौसला अफजाई भी हो जाए। बच्चों को बिना टोके किसी मौजू पर इजहार ख्याल की आज़ादी देना, तो बिना टोके भी आप, जब बच्चा अपना इजहार ख्याल कर रहा है तो उस समय आपको टोकना तो नहीं है, इजहार ख्याल करने देना है ताकि बच्चे जो है हौसला अफजाई हो सके, उसका हौसला ना टूटे। अब रही बात कि ज़बानी इर्तिकाम कौन सा तरीका मुआविन नहीं है, तो बच्चों को अपनी ज़बान में इजहार ख्याल से मना करना, ये नहीं कर सकते हैं बच्चे का। जो ये भी देखिए, ये बेसिक हम लोग के एजुकेशन सिस्टम का है कि बच्चे को उनकी ज़बान में इजहार ख्याल का, जो उनका जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उनकी ज़बान में हो और बच्चे को अपनी ज़बान में इजहार ख्याल का मौका फराहम हो। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहरीरी काम की क्या अहमियत है? तालिब इल्म को कुंद ज़हन बनाती है, लिखना इंसान को माहिर बनाता है और तालिब इल्म को खेल के लिए तैयार करती है। इस काम से इंसान का इखलाक बेहतर होता है। तो तहरीरी काम से क्या होता है? तालिब इल्म को कुंद ज़हन बनाती, बिल्कुल नहीं। तालिब इल्म को खेल के लिए तैयार करती, बिल्कुल नहीं। इस काम से इंसान का इखलाक बेहतर होता है, नहीं। तो लिखना इंसान को क्या करता है? माहिर बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा जाता है? प्रिंसिपल को, उस्ताद को, दरसगाह को या तालिब इल्म को? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहा जाता है? चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो बच्चों पर केंद्रित हो, जो बच्चों पर फोकस रख के बनाई गई हो। तो स्कूल का जो खंबा है वो क्या है? तालिब इल्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तालिब इल्म को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ज़बान की तदरीस के सिलसिले में कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है? निसाब के ज़रिए ज़बान की तदरीस, या बार बार लिखने की मशक कराना, बाहमी तबादला ख्याल या इबारत खानी? तो फ्रेंड्स, जो ज़बान की तदरीस की अगर बात है तो निसाब के ज़रिए ज़बान की तदरीस कराना सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवायद की तदरीस में तालिब इल्म को अमली फ़ायदा उसी वक्त पहुंच सकता है जब उन्हें कवायद को इल्हदा मजमून की सूरत में पढ़ाया जाए, गैर मानूस बातों को मानूस तरीके से समझाया जाए, इस्तकरारी तरीके से कवायद की तदरीस की जाए और नामालूम से मालूम की तरफ बढ़ा जाए। तो कहता है कवायद की तदरीस में तालिब इल्म को अमली फ़ायदा उसी वक्त पहुंच सकता है। किस वक्त, किस कंडीशन में उसको अमली फ़ायदा पहुंचेगा? तो फ्रेंड्स, जब उन्हें कवायद को इल्हदा मजमून की सूरत में पढ़ाया जाएगा तब। नेक्स्ट, ज़बान की तदरीस के मकासिद में कौन से मकासिद अहम नहीं हैं? ज़बान की जो तदरीस बच्चों को कराते हैं तो कौन से मकासिद कहता है कि इनका अहम नहीं है? इसमें 4 में से एक ऐसा ऑप्शन भी होगा जो अहम नहीं होगा। तलबा के अंदर ज़बान की बुनियादी महारतें पैदा करना, ये बिल्कुल अहम है। तालिब इल्म के अंदर आज़ादाना गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा करना, बिल्कुल। उन्हें सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना, ये सस्पेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। तलबा को कामयाब अमली ज़िंदगी के लिए फ़ाइल बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन जो है कहता है कि कौन सा मकासिद अहम नहीं है? तो ये इन्हें सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना, ये अहम नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिफत की कितनी किस्में होती है? सिफत की कितनी किस्में होती है? 4, 5, 3 या 6? सिफत की कितनी किस्में होती है? तो सिफत की कितनी किस्में होती है? 5 किस्में होती है। जुमले में जिस शय या शख्स का जिक्र किया जाए उसे क्या कहते हैं? जुमले के अंदर में कहता है जिस शय या शख्स का जिक्र किया जाए उसको क्या कहते हैं? मुब्तदा, खबर, सिफत या मुज़ाफ़ अलैह? तो कहता है उसको क्या कहता है? मुब्तदा कहा जाता है। चलिए, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। नई चीज़ ईजाद करने वाला मुअज्जिद और तहरीर करने वाला मुहर्रिर, पत्थर काटने वाला नकीब जन, तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर। देखिए, नई चीज़ याद करने वाला मुअज्जिद कहा जाता है, तहरीर करने वाला मुहर्रिर कहा जाता है और तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन सी। गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? गुब्बारे खातिर
किसका मजमुआ है, दास्तान का, नावल का, या खुतूत का, या अफसाना का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गुबारे खातिर जो है खुतूत का मजमुआ है। किसका मजमुआ है? गुबारे खातिर खुतूत का मजमुआ है। और इनके मुसन्निफ जो है गुबारे खातिर के लिखने वाले कौन हैं? तो गुबारे खातिर के लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, उनके खुतूत को ही एक जगह कलेक्ट करके गुबारे खातिर नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का क्या नज़रिया? उर्दू खड़ी बोली से निकली है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, उर्दू दक्कन से निकली है, उर्दू हिंदी से निकली है। तो फ्रेंड्स अगर उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़रिए की बात करें तो इतनी बात तो सबको पता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। यही कौल था मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया यही कहता है। चलिए नेक्स्ट, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? आर्याई ख़ानदान से, द्राविड़ ख़ानदान से, ऑस्ट्रिक ख़ानदान से, या तिब्बत चीनी ख़ानदान से? तो फ्रेंड्स जो हिंदी है, उर्दू है, तो इनका जो है आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ है। किसका? इसका ताल्लुक़ कहाँ से है? आर्याई ख़ानदान से, ऑप्शन ए। और अब देखिए इसके नीचे आप जाइएगा तो इसकी एक शाख है, आर्याई ख़ानदान की एक शाख है, वो हिंद आर्याई कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंद आर्याई। तो ये एक शाख है आर्याई ख़ानदान की, और इसी जो इसकी शाख है यहाँ से फिर उर्दू की पैदाइश होती है, हिंदी की पैदाइश होती है। और द्राविड़ ख़ानदान में साउथ इंडिया में जो ज़बानें हैं वो आती है। तिब्बत चीनी ख़ानदान में चाइनीज़ जो है उनकी ज़बानें आती है। चलिए आगे चलते हैं। बहादुर शाह जफ़र के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर अनीस, अमीर खुसरो, या ज़ौक़ देहलवी? बहादुर शाह जफ़र के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो ज़ौक़ देहलवी का। किसका ताल्लुक़ था? ज़ौक़ देहलवी का। इसके बाद जो है मिर्ज़ा गालिब का भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन कभी दरबारी शायर बन के दरबार में रहना कबूल उन्होंने नहीं किया। हिदायत, मंदरजा झेल इक़्तिबास पढ़िए और इसके नीचे दिए हुए सवालात नंबर 23 से 27 के जवाब दीजिए। ये वक्त हमेशा मेरे औकात ज़िंदगी का सबसे अच्छी तरह से देख लें इसको, बाकी के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। ये वक्त हमेशा मेरे औकात ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पुरकैफ वक्त होता है, लेकिन कैद खाने की ज़िंदगी हो तो उसकी सरमस्तियाँ और ख़ुद फरामोशियाँ एक दूसरा ही आलम पैदा कर देती है। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो इस वक्त ख्वाब आलूद आँखों लिए हुए उठे और करीने से चाहे चाय बनाकर मेरे सामने धर दे। इसलिए खुद अपने ही दस्ते शौक़ की सरगर्मियों से काम लेना पड़ता है। मैं इस वक्त बादाए कोहन के शीशा की तरह चीनी चाय का ताज़ा डिब्बा खोलता हूँ और एक माहिर फ़न की दकीका संजियों की साथ चाय दम देता हूँ। फिर जाम सुराही को मेज़ पर दाहिनी तरफ जगह दूंगा कि इसकी अव्वलियत इसके मुस्तहिक हुई। कलम व कागज़ को बाएं तरफ रखूँगा कि सरो सामान कार में इनकी जगह दूसरी हुई। फिर कुर्सी पर बैठ जाऊँगा और कुछ ना पूछिए कि बैठते ही किस आलम में पहुँच जाऊँगा। इस इक़्तिबास का बयान है शाम का, सुबह का, सहपार का, या फिर रात का। तो फ्रेंड्स अगर आपने अच्छी तरह से उसे पढ़ा, अगर आपको ऐसा लगे कि दोबारा पढ़ना है तो आप वीडियो रोक कर उस इक़्तिबास को पहले पढ़ लें। तो इसमें जो ये है ये आपका सुबह की बात है। किसकी बात है? सुबह की बात है। चलिए नेक्स्ट है कि बादाए कुहन किसे कहते हैं? पुरानी शराब को, चाय को, या कॉफ़ी को, या सोडा वाटर को? किसको कहते हैं बादाए कुहन? तो बादाए कुहन कहा जाता है पुरानी शराब को। किसको कहा जाता है? पुरानी शराब को। दकीका संजी का क्या मतलब है? मिनट की सुई, बारीक बयानी, या अच्छी शायरी, या तरकीब सरफी? तो इसका मतलब होता है बारीक बयानी। दकीका संजी मतलब क्या होता है? बारीक बयानी, बिल्कुल बारीकी से बयान करना। ख्वाब आलूद आँखें क्या है? तरकीब तौसीफ़ी, तरकीब इजाफ़ी, अच्छी शायरी, चाय की केतली? ख्वाब आलूद आँखें, तरकीब तौसीफ़ी। क्या है? तरकीब तौसीफ़ी। इस तहरीर के मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद ख़ान, या फिर अबुल कलाम आज़ाद साहब? तो फ्रेंड्स इसके जो मुसन्निफ़ हैं ये अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। और
इसे लिया गया है आपका जो गुबारे खातिर है वहाँ से। सोजे वतन अफसाना किस सन में शाये हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोजे वतन अफसाना किस सन में शाये हुआ? तो ये 1908 ईस्वी सन में शाये हुआ। कब हुआ सोजे वतन? 1908 ईस्वी। आप याद रखिएगा कि सोजे वतन जो है प्रेमचंद साहब का जो है पहला अफसानवी मजमुआ है। पहला अफसानवी मजमुआ कौन है? सोजे वतन। और कब शाये हुआ? 1908 ईस्वी सन में। किसका है? प्रेमचंद का। लेकिन हुकूमतें जो उस समय हिंद थे, अंग्रेज़ जो हुक्मरान थे, उन्होंने क्या किया? इसको जब्त कर लिया और सभी जो प्रतियां थी उनको जला दी गई सोजे वतन की। तो फ्रेंड्स आगे आते हैं। प्रेमचंद किस सिंफ के माहिर माने जाते हैं? गज़ल के, कसीदा के, अफसाना के या मरसिया के? किसके? तो अफसाना के माहिर। अफसाना और नावल खास करके उन्होंने जो लिखे, ये क्या क्या अफसाना लिखे और नावल लिखे। नावल्स भी बहुत मशहूर हुए, लेकिन अफसाने में उनका कोई सानी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी काविश का नतीजा है? अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हक, शिबली नोमानी या सर सैयद अहमद खां? तो फ्रेंड्स इसमें कोई शक व शुबा नहीं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां साहब के कोशिशों का नतीजा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स अगले सेट को भी हम लोग देखेंगे इसी मस्ती के साथ और इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।